गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो है ये सेट नंबर 22 पीआरटी का और कॉमन पेपर का संभवतः सेट नंबर 74 है। ठीक है, इसके डिस्कशन को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा जॉन चाइल्ड। ठीक है, जॉन चाइल्ड वो अंग्रेज गवर्नर था जिसको औरंगजेब ने बाहर कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी, स्थापना की गई थी 1600 ईस्वी के आसपास, 1600 ईस्वी। उस समय भारत में शासन अकबर का था। अकबर के शासन के समय स्थापना हुई, लेकिन जब व्यापारिक अनुमति की बात आई, व्यापारिक अनुमति, तो वो व्यापारिक जो अनुमति है वो या तो आप मान के चलिए कि 1608 में या फिर 1615 में, जब हॉकिंस आया, कैप्टन हॉकिंस 8 में, और 15 में सर टॉमस रॉ आया। ये दो व्यक्ति थे। ठीक है, ये जेम्स प्रथम का दूत बन के आए थे, जेम्स प्रथम का दूत बन के आए थे। और ये जो आपके हॉकिंस हैं ये कंपनी का दूत बन के आए थे, कंपनी का दूत बन के आए थे। तो उसके बाद जो है व्यापारिक अनुमति मिली, और व्यापारिक अनुमति देने वाला कौन था? जहांगीर था, जहांगीर था। ठीक है, दोनों बात याद रखेंगे। स्थापना के समय अकबर और व्यापारिक अनुमति के समय था जहांगीर। ठीक, ये पॉइंट 1608 हॉकिंस, 1615 सर टॉमस रॉ। ठीक है, तो ये जो पूरा पॉइंट है इसको ध्यान में रखते हुए आप याद रखना है कि औरंगजेब द्वारा भारत को निष्कासित करने वाला अंग्रेज जो था वो जॉन चाइल्ड था। जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। ठीक है, इसमें जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक, तो करेक्ट आंसर 1 का बी, 1 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास भी आया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था इसका तात्कालिक जो कारण है वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी निकल के आता है। ठीक, यहाँ ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक के कुल मिला के 3 युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तीनों युद्ध में क्या हुआ था कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच संघर्ष था। अंग्रेज एवं फ्रांसीसी इसमें इन्वॉल्व थे, फ्रांसीसी। और तीनों युद्ध के अंत में अंग्रेज जो है विजयी रहे, और इन्होंने ही फिर भारत को अपने तरीके से जो है एडजस्ट किया। ठीक है, तो यहां पर जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये 1746 से 48 के मध्य हुआ था। ठीक है, 1746 से 48 के मध्य ये प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन तथा डुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर के बीच लड़ा गया, और इसमें फ्रांसीसी विजयी रहे थे। फ्रांसीसी जो है वो विजयी रहे थे, विजय हुए। यहाँ एक बात और भी ध्यान रखना है, जो अनबरुद्दीन था इसकी सहायता अंग्रेज ने की थी, अंग्रेज अनबरुद्दीन की तरफ से थे। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है इस प्रकार से इसमें अंग्रेज विजयी रहे। अच्छा, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है इसमें एक कारण था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग भी। ठीक ना, लेकिन जो यहाँ पे तात्कालिक कारण पूछ रहा है वो ये कहा जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। और अंग्रेज अधिकारी वो कौन था? अंग्रेज अधिकारी वो बार्नेट था, बार्नेट अंग्रेज अधिकारी जिसने जहाज का अधिग्रहण किया था, जहाज का अधिग्रहण किया था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, अधिग्रहण करने वाला जो था कौन था? वो
तो वो था बार्नेट नाम का अधिकारी था। ठीक, तो ऑस्ट्रिया की जो जंग थी, ये राजगद्दी की जंग, ये फ्रांस और अंग्रेज के मध्य ही लड़ाई थी, अंग्रेज के मध्य थी, और उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ रहा था। ठीक, तो वो स्ट्रगल, वो संघर्ष, वो युद्ध यहाँ पे भी दिखने को मिला। और ऑस्ट्रिया की जो राजगद्दी की जंग है, जब ये 1945 में समाप्त हो गई एक्स सेपला की संधि के माध्यम से, एक्स सेपला की संधि के माध्यम से जब ये समाप्त हो गई, ठीक है, तो उसी कंडीशन में ये फर्स्ट कर्नाटक जो युद्ध था, ये भी भारत में समाप्त हो गया, क्योंकि विदेश में जब फ्रांस और अंग्रेज के बीच समझौता हुआ, तो उसी समझौते के तहत यहां भी इन्होंने युद्ध करना उचित नहीं समझा। तो सेपला की जो संधि थी, उसके तहत जो है कर्नाटक युद्ध जो फर्स्ट है, इसका क्या हुआ था, अंत हुआ था। ठीक, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, और ओइसे क्या कारण था, तो ओइसे कारण में एक से अधिक आएगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग भी एक कारण थी, क्या, कर्नाटक युद्ध का। ठीक, तो करेक्ट आंसर सेकंड का सी निकला। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड, ये क्वेश्चन मेडिएवल हिस्ट्री का नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में मॉडर्न का ही आएगा। ठीक है, मेडिएवल में नहीं इसको हम लोग शामिल करेंगे, ठीक है, मॉडर्न में ही करेंगे। बंगाल की दोहरी सरकार के अंतर्गत एक ही व्यक्ति नवाब की ओर से डिप्टी सूबेदार और अंग्रेज कंपनी की तरफ से डिप्टी दीवान था। वह एक व्यक्ति कौन था? यह था मोहम्मद रजा खान। ध्यान रखिएगा कि मुगल काल में क्या होता था कि दो प्रकार के अधिकारी होते थे। एक को कहते थे सूबेदार, ठीक है, सूबेदार, और एक को कहते थे दीवान। दीवान जो था ये मुख्य रूप से भूमि संबंधी मामलों को देखता था। उसमें टैक्स हो गया, भूमि के विवाद हो गए, इन सबको देखने का काम दीवान करता था। और जो भूमि से संबंधित विवाद को छोड़ के जितने भी मुद्दे होंगे, जैसे शांति व्यवस्था स्थापित करना, कानून वगैरह देखना, ठीक है, सजा सुनाना, ये सारा काम जो हुआ करता था, ये सब सूबेदार का होता था। ठीक है, भूमि वाला छोड़ के। मुगल में दो थे। तो अंग्रेज जब शुरू किए शासन करना अंग्रेजों ने बंगाल के अंतर्गत, तो इन बंगाल में जानते हैं आपकी क्लाइव के द्वारा जब शक्ति ज्यादा इसकी होने लग गई, तो इसने दोहरी व्यवस्था की शुरुआत की। क्लाइव ने द्वैध शासन लाया, और द्वैध शासन में क्या किया, इसने अधिकार और उत्तरदायित्व को बांट दिया। अधिकार और उत्तरदायित्व का बंटवारा ही द्वैध शासन कहलाता है। अंग्रेज ने सारे अधिकार अपने पास रखे और सारा उत्तरदायित्व नवाब को दे दिया। यानी शांति स्थापित करने की जिम्मेवारी नवाब की होगी, पुलिस को एडजस्ट करना नवाब का काम होगा, और टैक्स वसूलना जो है वो अंग्रेज का काम होगा। ठीक है, ये कोई उत्तरदायित्व नहीं लेंगे, लेकिन पैसा इनके पास आना चाहिए। सारा उत्तरदायित्व इसका होगा, पैसा इसके पास नहीं जाएगा। ये एक्चुअली में द्वैध शासन था। तो उस कंडीशन में क्या था कि ये इस द्वैध शासन के अंतर्गत नवाब की ओर से एक व्यक्ति जो सूबेदार बनाया गया था, और एक व्यक्ति जो दीवान बनाया गया था अंग्रेज की तरफ से, ये वो था मोहम्मद रजा खान। ठीक है, वो कौन था? मोहम्मद रजा खान। तो एक ही व्यक्ति दोनों काम कर रहा था। नवाब की तरफ से दीवान था, सूबेदार था, अंग्रेज की तरफ से दीवान था। यही सूबेदार और दीवान का क्वेश्चन है ये। ठीक, ये है, यहाँ पे ध्यान रखिए। इसी टाइम पर बिहार का जो है, बिहार का सूबेदार जो है, ये बनाया गया था सिताब राय को। सिताब राय, ठीक, राय को। उड़ीसा का जो दीवान है बनाया गया था राय दुर्लभ को। ठीक है, ये दो नाम याद रखेंगे। यही टाइम था। और बंगाल में मोहम्मद रजा खान दोनों थे, सूबेदार भी थे और दीवान भी थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला? ए, थर्ड का करेक्ट आंसर निकला ये। क्लाइव का क्या था? द्वैध शासन था। अधिकार और उत्तरदायित्व का बंटवारा ही द्वैध शासन कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 की होम रूल आंदोलन जो 1916 में स्टार्ट होता है। दो व्यक्ति बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में थे इसमें, बाल गंगाधर तिलक
और एनी बेसेंट, ये दो लोग। बाल गंगाधर तिलक का जो क्षेत्र था वो था महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़ के महाराष्ट्र, पुणे में तो शुरुआत ही किया था इन्होंने, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बराड़ का क्षेत्र था, ये बाल गंगाधर तिलक के क्षेत्र में आया था। और एनी बेसेंट के क्षेत्र में आ गया शेष भारत, शेष भारत ये हो गए। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा और केसरी दो समाचार पत्र के माध्यम से होम रूल लीग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। मराठा अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी और केसरी जो है ये मराठा में लिखी जाती थी, ठीक है, ये हो गया। एनी बेसेंट की बात करें तो इनकी पत्रिका जो थी कॉमनवेल थी, कॉमनवेल और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया, इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने जो है होम रूल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जब आप होम रूल शब्द देखते हैं, होम रूल, तो इसका सीधा सा मतलब निकल के आता है भारत में स्वशासन, स्वशासन, ध्यान रखिएगा। स्वशासन को मजबूत बनाने में, लोगों को समझाने में इस संस्था ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, होम रूल आंदोलन ने, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। करेक्ट आंसर ये है। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, फालतू बात है। हिंदू और मुसलमान ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, ये भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्वशासन की नींव पहली बार जो है अगर किसी ने साफ सुथरे तरीके से रखी तो वो था कौन, होम रूल। अब स्वशासन में क्या क्या चीजें थी, स्वशासन में थी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता ये स्वशासन के तहत था, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार, राजनीतिक सुधार ये था स्वशासन के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा ये था स्वशासन के तहत, ठीक है। ये तीन बात तो कम से कम आप याद रखेंगे ही रखेंगे। स्वशासन के अंतर्गत ये तीन मुद्दे थे। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि होम रूल आंदोलन के अंतर्गत जो स्वशासन की नींव रखी गई उसमें निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं था। तीन तो पक्का है कि यही था ही था, ठीक है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर जो है निकल के हमारे पास आ रहा है ए। 4 का करेक्ट जो आंसर है ये निकल के आया ए। ए जो है 4 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। निशा मर्चरा स्टार्ट किसने किया था, क्या स्टार्ट किसने किया था, होम रूल को। होम रूल के स्टार्ट की बात पूछ रहे हैं, होम रूल को स्टार्ट की बात अगर पूछ रहे हैं तो होम रूल, जो होम रूल आंदोलन है ये एक विदेशी आंदोलन है, ठीक है। ये अमेरिका और आयरलैंड से इसकी प्रारंभ में शुरुआत हुई थी और भारत में तो शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को ही जाता है, ठीक है। हालांकि ये कंसेप्ट जो है ये पहले से था, ठीक। प्रणब कुमार सर पैड क्लास शुरू है, किस चीज का पैड क्लास करना भाई, कॉमन पेपर का, क्या कॉमन पेपर का शुरू है मॉर्निंग के टाइम में। फीस कितना है आपको इंस्टीट्यूट से पता चल जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट पे आप फोन करेंगे वहां से आपको पता चल जाएगा। फीस के बारे में मुझे पता नहीं होता है दोस्त, ये सब मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। बैच भी जो हमारा बैच होगा उसके बारे में पता होगा और एक्स्ट्रा बैच के लिए आपको वहां पे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कॉमन पेपर का जो है ये बैच शुरू है, इतना कंफर्म है, यहाँ पे एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। नहीं निशा ऐसा कुछ नहीं है, कई सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आता है। यही है होम रूल आंदोलन, इसमें किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, ठीक है। आयरलैंड में इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई थी, फिर विदेश में कहीं और की गई, ठीक। लेकिन इस जो है कोई नाम व्यक्तिगत रूप से सब में आ जाए ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ एक चीजों में नाम नहीं आता है, ठीक है। उसी में से एक ये भी है, ये भी है, ठीक। मुकेश कुमार का कहना है कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम हिमांशु है और आप हिमांशु सड़िया कुमार कह सकते हैं। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था। महात्मा गांधी को कैसर हिंद का पदक किसने दिया था, क्वेश्चन ये कह रहा है। हार्डिंग के टाइम पर दिया गया था,
ठीक है, याद रखिएगा हार्डिंग के टाइम पर दिया गया। और कैसर हिंद का जो पदक है ये असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ, महात्मा गांधी ने लौटा दिया। गांधी जी ने क्या किया, लौटाया। दौरान गांधी जी ने इसको लौटा दिया था, गांधी जी ने लौटा दिया था, ठीक है, लौटाया। यहां एक दो उपाधि के बारे में और जानना है, जैसे अभी होम रूल की चर्चा हुई थी। होम रूल आंदोलन, ध्यान से समझना इसको। होम रूल आंदोलन के जो नेता थे, नेता को जब अरेस्ट किया जाने लगा सरकार के द्वारा, क्योंकि ऐसा लगा ब्रिटिश सरकार को कि ये आंदोलन जो है हमारे शासन व्यवस्था को बिल्कुल खोखला कर सकता है, उखाड़ के फेंक सकता है, तो नेता को अरेस्ट करने लगे। होम रूल आंदोलन के नेता को अरेस्ट करने लगे और पूरे भारत में समर्थन हुआ, बड़े बड़े नेता इसमें आ गए थे, होम रूल में करने लगे। तब सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि वापस कर दी, सर की उपाधि वापस की थी। जो उपाधि है वो क्या की थी, वापस की थी। कौन, सुब्रमण्यम अय्यर ने। क्यों, होम रूल आंदोलन के नेता को जब अरेस्ट किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तब सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसर हिंद को लौटा दिया था। एक इसमें और भी याद रखना है कि जालियांवाला बाग के विरोध में, जालियांवाला बाग का जो विरोध हुआ था, बाग की घटना के विरोध में, जालियांवाला बाग विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पर 5 का क्या निकल के आ रहा है, सी। फाइव का करेक्ट आंसर क्या निकला, सी, लॉर्ड हार्डिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रारंभिक प्राच्य विद्या विलियम जोन्स, प्राच्य विद्या यानी भारत की प्राचीन विद्या, भारत की प्राचीन जो व्यवस्था थी, प्राचीन विद्या, ठीक है, इसके एक समर्थक थे विलियम जोन्स। इन्होंने 1784 में, जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के समय 1784 में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, और ये जो है उच्चतम न्यायालय में क्या थे, न्यायाधीश थे। करेक्ट आंसर यहां पर क्या है, सी। ये उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थे, लेकिन ये भारतीय प्राच्य विद्या के समर्थक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और भी बता दूं मैं कि भारत की प्राचीन विद्या को आप देखें अगर, तो इसमें 2 प्रकार के गुट बने हुए थे। एक गुट जो था वो समर्थन वाला था, समर्थन, और एक गुट जो था वो विरोधी वाला था, ठीक है, विरोधी। ठीक, समर्थन वाले गुट में अगर देखें, H.S. विल्सन, H.T. प्रिंसेप, ये 2 व्यक्ति थे। विरोध में एलिफिस्टन और सबसे प्रमुख मैकाले, ये विरोधी था। इस दोनों का मानना था कि भारत में अंग्रेजी पद्धति वाली शिक्षा, अंग्रेजी पद्धति वाली शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसी का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। और इनका मानना था कि जो भारत की प्राचीन विद्या है, भारत की
प्राचीन विद्या है, प्राचीन विद्या, खास करके वेद जो हैं, वेद, इसमें आधुनिक विज्ञान का पूरा वर्णन है, केवल उसको पढ़ने की जरूरत है। आधुनिक विज्ञान का वर्णन है, ऐसा कहा जाता है इन लोगों के द्वारा, ठीक है। लेकिन फाइनली बाद में चल के क्या हुआ कि मैकाले को ही इसमें आगे बढ़ाया गया और अंग्रेजी पद्धति ही भारत की शिक्षा हो गई। और ये था 1835, जब विलियम बेंटिंक का शासनकाल था, विलियम बेंटिंक का शासनकाल था, ठीक है। तो ये प्राच्य विद्या से संबंधित घटना थी। इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ 6 का आया सी, 6 का करेक्ट आंसर निकल के आया सी, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, हाँ 1919 ये तो सही है, उसी टाइम पर आया था। लॉर्ड रीडिंग दिल्ली दरबार, ये तो गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि दिल्ली दरबार का आयोजन भारत में 3 बार किया गया है, ठीक। एक किया गया लिटन के टाइम पर, लिटन के टाइम पर 1877, दूसरा हुआ कर्जन के टाइम पर 1905, और तीसरा हुआ हार्डिंग के टाइम पर, हार्डिंग 1911। और इस हार्डिंग के टाइम पर जो हुआ था दिल्ली दरबार, इसमें देश की राजधानी, देश की जो राजधानी है उसको कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था, कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था, ठीक है। और ब्रिटेन के राजकुमार की भारत में इसमें यात्रा हुई थी। ब्रिटेन के राजकुमार का नाम क्या था? ब्रिटेन के जिस राजकुमार की यात्रा हुई थी उसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका? 1911 के दिल्ली दरबार वाले में, ठीक है, क्या नाम था उसका? एक बात और भी ध्यान रखिए कि देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली तो आ गई, राजकुमार तो आए गए, जो भी हुआ, ठीक है। और इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ये भी बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ ये 1903, ठीक है, 1903 में हुआ था, करेक्ट है, ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दिल्ली दरबार का आयोजन 3 किया गया, लिटन 1877, कर्जन 1903, हार्डिंग 1911। चेम्सफोर्ड का रॉलेट एक्ट से पूरा संबंध है। विलिंगटन प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं, इसका कोई लिंक इसके साथ है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के क्या आया? केवल कौन सा क्या कह रहा है? सही कह रहा है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या निकला? ए। 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास निकल के आया क्या? ए। 7 का करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजों ने 1854 तक भारत में अपनी औपनिवेशिक संबंधी नीतियों को समर्थन करने के लिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का आश्रय लिया। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसको कहते हैं? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब यह होता है कि जो उच्च वर्ग हैं देश में, उच्च वर्ग, इन उच्च वर्गों को ही केवल शिक्षा दी जाए और ये शिक्षा धीरे धीरे करके समाज के निम्न वर्ग में पहुंचेगी। जैसे पानी का एक एक ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रहा हो और आदमी की प्यास बुझ रही हो, उसी तरह से शिक्षा का एक एक बूंद जो है उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर गिरता जाएगा। और इससे भारत में क्या होगा कि सरकार केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करने पे ध्यान देगी और जो निम्न वर्ग वाले लोग हैं उसी में शिक्षित हो जाएंगे और पूरा देश शिक्षित हो जाएगा। ये जो सिद्धांत था इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है।
ठीक, ये कहा जाता है। किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है, शैक्षिक पद्धति से संबंधित है। इस प्रकार की शिक्षा भारत में मिलेगी, अंग्रेज का ये कहना था। 1854 से पहले की पूरी थ्योरी यही थी, लेकिन 1854 में जब वुड डिस्पैच आया, डिस्पैच, तो इसने पूरी व्यवस्था को बदल के रख दिया। इसने कहा कि शिक्षा प्रदान करना सभी लोगों को शिक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, और वो इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, इसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई उसमें कहा गया कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी, प्राथमिक, ये मातृभाषा में करवाई जाए, सबसे बेहतर हो मातृभाषा में। जो माध्यमिक शिक्षा होगी, माध्यमिक शिक्षा, ये मुख्य रूप से देसी भाषा में हो, प्लस में इंग्लिश का भी यहां पर प्रयोग करना शुरू कर दिया जाए। और जो हायर एजुकेशन होगी, उच्च शिक्षा, कॉलेज यूनिवर्सिटी की शिक्षा, वो जो है कंप्लीट इंग्लिश में रखा जाए। इसके साथ साथ और भी कुछ प्रोविजन इसमें किए गए थे वुड डिस्पैच में, जैसे शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, शिक्षक के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रशिक्षण एक तो ये पॉइंट था। महिलाओं पर अधिक फोकस, महिलाओं की शिक्षा पर फोकस, ये भी एक पॉइंट था। शिक्षा पर फोकस, ये भी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो शिक्षक के लिए प्रशिक्षण भी होना चाहिए, महिलाओं की शिक्षा जो है उस पर भी फोकस होनी चाहिए। ये सारी बातें जो है ये वुड डिस्पैच के तहत कही गई थी। शिक्षा में निजी क्षेत्र, शिक्षा में निजी क्षेत्र को शामिल करना, निजी क्षेत्र को शामिल करना मतलब निजी क्षेत्र अपना पैसा भी लगाएंगे, योगदान भी देंगे, निजी क्षेत्र को शामिल करना। ये सारी बातें जो है ये एक्चुअली में कहां थी? तो वुड डिस्पैच के तहत थी। इसमें शिक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेवारी, इस पॉइंट से सीधे उल्टा कर दिया गया। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी 1935 से जो मैकाले की रिपोर्ट आई थी तब से लेके 1954 तक ही मानी जाएगी। 54 के बाद ये पद्धति बदल गई। ठीक, पद्धति जो है ये बदल गई। टेस्ट अगर है तो सेम टेस्ट ही ऑनलाइन में भी होगा, ठीक है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। करंट अफेयर्स को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका रुस्मान कुमार मात्र इतना सा है कि आपको हर मंथ का कोई एक मैगजीन लेकर और उसको रिपीट कर लेना है। ठीक है, एक बार में कहीं से करंट अफेयर नहीं होता है, उसको लगातार करते रहना होता है। ठीक है, हर महीने का एक करंट लेके और मैगजीन लेके और उसके सारे करंट जो है पॉइंट्स उसको आप कर लें। और सबसे बेहतर होता है न्यूज़पेपर, मैं तो ये कहता हूँ न्यूज़पेपर से बेस्ट कोई चीज नहीं है। पढ़िए, उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद जो पॉइंट अलग से नोट बनाइए, इससे बेहतर कोई चीज नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 8 का करेक्ट आंसर हमारे पास आया सी, 8 का करेक्ट आंसर सी आया। 9 पे आते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 ठीक है वर्ग किलोमीटर है। और ध्यान रखना है कि ये कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है। और कुल विश्व की जनसंख्या का 17.5% यहाँ पर क्या होती है? निवास करती है भारत में, यानी जगह कम है, जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है ये। और भारत का जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का अगर हम देखें लंबाई, तो नॉर्थ साउथ 3214 किलोमीटर और ईस्ट वेस्ट का 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये है भारत की जो स्थल सीमा है। स्थल सीमा ये 15,200 किलोमीटर है। समान इंफॉर्मेशन है ये सब। ठीक है, और जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा ये 7516.4 किलोमीटर है। द्वीप के साथ, अंडमान द्वीप जो है, द्वीपों के साथ, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ जो है भारत का ये वाला कंडीशन है। भारत से अगर बड़े आप देखें तो सबसे बड़ा तो रूस हो गया, रूस, चीन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया,
ब्राजील, ब्राजील। 6 देश जो हैं भारत से बड़े हैं, 7वें नंबर पे इसका स्थान आता है। तो करेक्ट आंसर हो गया 9 का सी, 9 का करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, ठीक, 9 का करेक्ट आंसर हो गया सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? भारत का पूर्वी और पश्चिमी मैप आप देखते रहते हैं, आपको पता चल गया होगा। सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें तो क्या आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा, गुजरात। तो यहां पर आ जाएगा पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी में गुजरात। ये हो गया आपके पास करेक्ट आंसर। अगर यहां पर मैं पूर्वी बिंदु की बात करूं सबसे लास्ट, पश्चिमी बिंदु की बात करूं उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, तो पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबीथू के नाम से जानी जाती है, किबूथू जो भी कहेंगे इसको। पश्चिम में गोहाड़ मोती है, गोहाड़ मोती है। उत्तर की तरफ इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल। ये लद्दाख, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। और दक्षिण का जो है पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है, इंदिरा पॉइंट। और ये जो है पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार में है। तो इस प्रकार से भारत जो है इसका विस्तार जो है उसके अंतिम बिंदु यही है, पॉइंट्स यही है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले, सबसे पूरब, गुजरात सबसे पश्चिम। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो सूर्योदय में समय का अंतर है, सूर्योदय में समय का अंतर वो लगभग जो है 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। पूरब की ओर अरुणाचल प्रदेश में अगर 4 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में कितने बजे होगा? 6 बजे होगा। अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे हो रहा है तो गुजरात में 7 बजे सूर्योदय होगा। ठीक है, 2 घंटे का अंतर पूर्वी और पश्चिमी विस्तार में हमारे देश में होता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास 10 का है क्या निकल के आया? करेक्ट आंसर सी निकल के आया। करेक्ट आंसर जो है वो सी निकल के आया। और भारत का प्राइम मेरिडियन क्या लिया जाता है? भारत का प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन प्रधान यामोत्तर जिसको कहते हैं, यामोत्तर, ये जो है 82.5 डिग्री ईस्ट का लिया जाता है। कहां से गुजरती है लाइन? ये लाइन गुजरती है प्रयागराज, प्रयागराज में एक छोटा सा जगह है नैनी, वहां से गुजरती है। किसी किसी बुक में मिर्जापुर भी लिखा मिलता है, वही वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये प्रयागराज नैनी से गुजरती है। करेक्ट आंसर हमारे पास 10 का क्या निकल के आया? सी। 10 का करेक्ट आंसर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। देखिए शिवालिक जो है ये 800 से 1200 मीटर की हाइट पर पाया जाने वाला हिमालय का एक क्षेत्र है। ठीक, हिमालय का क्षेत्र है शिवालिक। ये जो है प्लायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ, प्लायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ। इसीलिए हिमालय की सभी श्रेणियों में, हिमालय की सभी श्रेणियों में यह सबसे नवीन श्रेणी है, नई श्रेणी है। ठीक, नई श्रेणी है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब इसमें जो शिवालिक है इसमें 2 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। एक भाबर का क्षेत्र पाया जाता है और भाबर के नीचे भी तराई का क्षेत्र पाया जाता है, भाबर के नीचे भी तराई का क्षेत्र। और यह है क्या? जमीन से लगा हुआ क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, जमीन से लगा हुआ। तो ये मध्य भूमि नहीं है, अंतरा पर्वतीय बिल्कुल नहीं है, पर्वत के इधर उधर का हिस्सा, बाहर अंदर। ये गिरिपद की स्थिति है। गिरिपद का मतलब वही पहाड़ जहां जमीन के साथ ज्वाइंट हो जाए। ठीक है, वहीं से जो है जमीन और पहाड़ की जो है शुरुआत हो, दोनों के साथ साथ। तो ये हमारा भाबर वाला प्रदेश कहलाता है। ये भाबर प्रदेश जो होता है ये कंकरीली पथरीली होता है, ध्यान दीजिएगा। कंकरीली पथरीली ये प्रदेश होता है। मिट्टी में भी इसमें कंकर और पत्थर पाए जाते हैं
और यहाँ नदियां जो होती है अगर बह भी रही है तो आपको दिखलाई नहीं पड़ेगी, तो क्या लिखेंगे? नदियां अदृश्य अदृश्य रूप में बहती है, अदृश्य रूप में बहती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बजरी, पत्थर, कंकड़ ये सब जो होते हैं वो ऊपर रहते हैं और पानी उसके नीचे निकलती चली जाती है, आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो भाबर प्रदेश में कंकड़ीली पथरीली क्षेत्र है, नदियां अदृश्य रूप में बहती है। अब जैसे ही नदियां भाबर से तराई यानी भाबर के नीचे वाला हिस्सा तराई हो गया, ये और जमीन से सट गया, ये मुख्य रूप से जमीन ही मानिए लेकिन पर्वत के अंश इसमें भी होते हैं, तराई क्षेत्र, यहां पर फिर यही नदियां दिख जाती है क्योंकि ये दलदली क्षेत्र होता है। ये क्या होता है? दलदली क्षेत्र होता है। तराई क्षेत्र को मलेरिया क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि अधिक दलदल होने के कारण से यहाँ पर मच्छरों के पनपने की संभावना काफी ज्यादा होती है और यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस भी निकलती है। क्योंकि दलदली क्षेत्र से आपको पता होना चाहिए कि धान की खेत और दलदली क्षेत्र जो होते हैं वहां पर सबसे अधिक मीथेन गैस का उत्पादन होता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर जो यहां पर आ गया वो भाबर वाले में क्या आ गया? गिरिपद की स्थिति। तराई हमेशा दलदली क्षेत्र होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 11 का ये है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है? देखिए, पहली बात तो ये कि आपके पास विंध्याचल तथा सतपुड़ा के मध्य नर्मदा बहती है और सतपुड़ा तथा अजंता के मध्य आपको बहती है ताप्ती। तो कुल मिला के क्लियर हो गया होगा कि अगर ये विंध्याचल है और ये सतपुड़ा है तो नर्मदा यहां से बह रही है, ये नर्मदा। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा और फिर उसके नीचे अजंता अगर है तो सतपुड़ा अजंता के बीच बह रही है, फिर कौन? ताप्ती। तो दोनों नदियों के बीच में कौन आ गया? सतपुड़ा वाला आ गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सतपुड़ा श्रेणी। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य नर्मदा नदी बहती है, सतपुड़ा अजंता के मध्य ताप्ती बहती है। ये दोनों क्या करती है? ये दोनों नदी जो है नर्मदा और ताप्ती, ये पहाड़ों को काटकर, बीच से बहने का मतलब क्या हुआ? पहाड़ों को काटकर उसको कहते हैं क्या? ज्योग्राफी के टर्म में भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। यही कारण है कि ये भारत का जो ढाल है, ठीक है, भारत भूमि का ढाल अगर हम देखें, भारत की भूमि का ढाल तो आप पश्चिमी घाट से शुरू करें तो पूरब की ओर है, ढाल हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर है, तो अधिकांश नदियां पश्चिम से पूरब ही बहेगी। ठीक है, लेकिन ये जो नर्मदा और ताप्ती है चूंकि पहाड़ों को ही काट देती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती है, इसीलिए ये दोनों जो नदियां हैं ये पूरब से पश्चिम बहती है और अरब सागर में अपना जल को विसर्जित करती है। यही कारण होता है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि विंध्याचल जो है इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ था, कैम्ब्रियन काल। ठीक है, कैम्ब्रियन काल। लेकिन ये भारत का सबसे पुराना पर्वत नहीं है, ये दूसरा सबसे पुराना पर्वत है। उससे भी पहले प्री कैम्ब्रियन काल में सबसे पुराना पर्वत अरावली का निर्माण हुआ था। अरावली, तथा आप इसमें लिख सकते हैं धारवाड़ चट्टान, है ना। धारवाड़ जो चट्टान है इसका विकास किसमें हुआ? तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है, कैम्ब्रियन काल में क्या? विंध्याचल। कैम्ब्रियन काल में किसका निर्माण? विंध्याचल का। 12 का करेक्ट आंसर बी। 12 का करेक्ट आंसर बी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैथ का जो डिस्कशन है वो इस टाइम पर जब तक आपकी क्लास रहेगी तब तक ये संभव नहीं होगा, और मुझे लगता है कि क्लास का टाइम चेंज करना पड़ेगा। और ये बात चल रही है कि कल या परसों से क्लास के टाइम को 11 बजे कर दिया जाए डिस्कशन का, और तब जो है मैथ की क्लास आपकी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर मैथ के सर के पास समय नहीं है। ठीक है,
इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और मैनेजमेंट पूरा प्रयास कर रहा था इस बात को लेकर कि जितनी जल्दी हो सके मैथ की क्लास स्टार्ट हो, लेकिन टाइमिंग की वजह से हमारी टाइम भी किसी और के साथ मैच कर रही थी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। 10 दिन से यही समस्या थी, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि कल से परसों तक इस समस्या का समाधान निकल जाना चाहिए और तब आपके मैथ के जो डिस्कशंस हैं वो सारे रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन है? भारत में संघ राज्य की कुल संख्या कितनी है? 8, जिसको हम यूटी कहते हैं, ठीक है। इस यूटी का प्रशासन सीधे सीधे कौन देखती है? केंद्र सरकार देखती है, केंद्र सरकार, ठीक है। राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति इसमें कर्ता धर्ता और केंद्र सरकार जो है इस पर अपना कंट्रोल रखती है, ठीक है। दमन और दीव प्लस में जोड़ दीजिए, दादर नागर हवेली, ये पहले 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 1920 को इन दोनों को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया, ये डेट था, और तब ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यहाँ पे सबसे बड़ा संघ राज्य पूछा है लेकिन क्लियर नहीं किया। यहाँ पे दमन दीव पुडुचेरी दिल्ली दिया हुआ है और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है जनसंख्या के बेस पे पूछ रहा है, क्लियर करना चाहिए था क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे दिल्ली लगाएंगे क्योंकि जनसंख्या के बेस पे सबसे बड़ा जो यूटी है वो दिल्ली है, ठीक है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो यूटी है वो एक्चुअली में कौन है? लद्दाख। लद्दाख जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो वो दिल्ली है। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो वो दिल्ली है, ठीक है। लगभग 1,87,00,000 जो है इसकी जनसंख्या दिल्ली की थी। 2011 की बात है, अब तो 2 करोड़ पार कर गई होगी, तो अब वो जनसंख्या की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। सेंसस जब होगा तब नई चीजों का पता चलेगा कि किसकी जनसंख्या कितनी बढ़ी घटी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यूटी लद्दाख हो गया और जनसंख्या के हिसाब से क्या हो गया? दिल्ली हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोवा में कोंकणी भाषा मुख्य है, ये बात सही है, गोवा में कोंकणी है। इंग्लिश भी चलता है लेकिन कोंकणी। मेघालय में खासी भी है और इंग्लिश भी चलता है इसमें, ठीक है, इंग्लिश भी। सिक्किम जो है तिब्बती भाषा यहां नहीं चलती है। सिक्किम में एक्चुअली में लेप्चा भाषा चलेगी, नेपाली भी चल जाता है, भोटिया भाषा भी चलता है और कुछ कुछ इंग्लिश भी चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सिक्किम जो है गलत ऑप्शन था, करेक्ट आंसर यहां पर निकल के क्या आ गया? सी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नहीं, तिब्बती भाषा सिक्किम का है ही नहीं, ठीक है। तिब्बती भाषा भारत में संभवतः बहुत कम, थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश में जो है इसका प्रभाव है, ठीक। मेघालय में खासी और इंग्लिश बोली जाएगी, गोवा में कोंकणी इंग्लिश तो होती है। तो 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया? सी, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेप्चा भाषा भी है और लेप्चा एक जनजाति भी है, ठीक है, और ये भाषा के रूप में भी है सिक्किम में, ठीक, भाषा भी है। उसी तरह से भोटिया, ये भी एक जनजाति के रूप में है और ये एक भाषा के रूप में भी है, ठीक। जो जनजाति इस भाषा को बोलती है वही यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। तो करेक्ट आंसर 14 का निकल के आया सी, ठीक है, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 का, भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है? देखिए यहां एक बात ध्यान रखिए, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध की बात हो रही है। अगर हम अर्थ को देखें और ये हमारा भूमध्य रेखा अगर है, तो इस भूमध्य रेखा के निकट जितने भी देश होंगे, ठीक है, ये सभी आपका उष्ण कटिबंध 0 डिग्री वाला माना जाता है। उष्ण कटिबंध, और कहां तक ये उष्ण कटिबंध मुख्य रूप से माना जाएगा? 23 1/2 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे 23 1/2 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ठीक, मुख्य रूप से ही। तो ये कर्क और मकर। अब भारत की बात अगर किया जाए, इंडिया की बात अगर हम करते हैं, तो हमारा देश जो है इसमें 23 1/2 तो बिल्कुल आधे पर चला जाता है, आधे से कटता है। तो आधे के नीचे वाला तो हमारा उष्ण कटिबंध में आ ही गया, और आधे से ऊपर वाले को हम उपोष्ण कटिबंध में
मुख्य रूप से जानते हैं। अब ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के बीच कह रहा है कि जनवरी जो ठंड का मौसम उस समय होता है, वहां अगर समताप रेखा को हम डिसाइड करें तो कितने डिग्री पे डिसाइड करेंगे। समताप रेखा का मतलब हो गया कि दो समान तापमान को मिलाने वाली बिंदु, यही आपका आ गया क्या, समताप। ठीक है, मिलाने वाली, आइसोथर्म इसको कहेंगे, आइसोथर्म। और जनवरी के टाइम में ये लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकल के आया, बी। ठीक है, इन दोनों के बीच अंतर के लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये माना जाता है आइसोथर्म। ठीक, आइसोथर्म। और अगर दो समान दाब यानी प्रेशर को जो मिलाने वाली रेखा, वो तो आइसोबार। ठीक है, इस प्रकार से कहेंगे उसको, दो समान दाब को मिलाने वाली, तापमान को मिलाने वाली क्या, आइसोथर्म होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर 15 का निकल के क्या आया, बी आया। 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसको एक्चुअली में माना गया है। हालांकि इसमें वेरिएशन होने की भी गुंजाइश होती है, बिल्कुल ये फिक्स नहीं है कि 18 डिग्री होगा, बट एक डिवीजन एवरेज में किया गया है उष्ण और उपोष्ण का। ठीक है, 23 हाफ ऊपर, 23 हाफ से नीचे। ठीक, तो यहां पे करेक्ट आंसर आया 15 का आपके पास क्या, बी जो है करेक्ट आंसर आया, बी जो है करेक्ट आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। पहली बात तो ये कि इसको कई तरह से आप समझ सकते हैं। कपास का उत्पादन कहां होता है, तो काली मिट्टी में होती है। मुख्य रूप से काली मिट्टी इसका उत्पादन है, जिसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है हमारा मुख्य रूप से पश्चिम भारत, ठीक है, और उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत जो है वहां पर इस प्रकार की मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे आपका इलाका हो गया महाराष्ट्र का, ठीक है, गुजरात का, पश्चिमी मध्य प्रदेश का, पश्चिमी एमपी मध्य प्रदेश का, कुछ हिस्सा यहाँ पे कर्नाटक का, कुछ हिस्सा। तो इस प्रकार के जो हमारे देश के राज्य हैं, इनमें मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम या फिर पश्चिमी भारत जो है मुख्य रूप से यही बेल्ट है जहां कपास की खेती होती है। काली मिट्टी रेगुड़ मिट्टी भी कहलाती है। इसको हम बेसाल्ट चट्टान से निर्मित मानते हैं कि बेसाल्ट चट्टान से ये बनती है, और चूंकि बेसाल्ट चट्टान लावा से निकलती है इसीलिए इसको लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब इस काली मिट्टी में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इसकी कमी इसमें पाई जाती है, लेकिन कैल्शियम, चूना, एल्यूमिनियम, आयरन, इन सब चीजों की इसमें अधिकता पाई जाती है। और दुनिया के कुछ उपजाऊ मिट्टी में से काली मिट्टी को रखा जाता है। ये एक उपजाऊ प्रकार की मिट्टी मानी जाती है, उपजाऊ मिट्टी की श्रेणी में काली मिट्टी को रखा जाता है। ठीक, तो 16 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आया बी। उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत ही मुख्य रूप से कपास का जो है उत्पादन करता है। ठीक है, जिसको हम कॉटन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, नेचुरल फाइबर भी इसको कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। 16 का करेक्ट आंसर जो है ये, हाँ जी बिल्कुल, ये सबके लिए है, ये जो है वो सबके लिए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 17, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो एक्चुअली में क्या होती है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये तो आप लोग सुनते रहते होंगे, इतना मेगावाट उत्पादन भारत में हुआ बिजली का, इतना मेगावाट बिहार में हुआ है ना, तो ये उत्पादन को दिखाता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेगावाट जो है ये क्या करता है, उत्पादन को दिखाता है, प्रोड्यूस करता है। किलोवाट आवर्स में क्या होता है, कंज्यूमशन को हम मापते हैं किलोवाट आवर्स में, किलोवाट आवर्स में, ठीक है, क्या कंज्यूमशन, उपभोग को मापा जाता है। यहां भी दो बात है, एक किलोवाट है, एक किलोवाट आवर्स है। ध्यान रखिएगा, किलोवाट जो है ये शक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई है, यानी कोई भी बिजली का उपकरण जो है वो कितनी शक्ति का उपयोग कर रहा है एक निश्चित समय में,
ये किलोवाट से दिखाई पड़ेगा। और किलोवाट का मतलब होता है ऊर्जा की इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई। तो हम लोग जो कंज्यूमशन करते हैं और उसके बदले जो पेमेंट देते हैं सरकार को बिजली का, वो एक्चुअली में पावर का नहीं देते हैं हम लोग, किसका देते हैं? ऊर्जा का देते हैं। कितनी ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं उसको किलोवाट आवर्स के रूप में डिफाइन किया जाता है। ठीक, हाँ अमन जी प्रणाम। तो इस प्रकार से मेगावाट जो है ये आपके पास उपभोग की उत्पादन की होती है, और उपभोग के लिए हमारे पास किलोवाट आवर्स होता है। किलोवाट शक्ति की इकाई है, किलोवाट आवर्स ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा की अन्य इकाई भी होती है, जैसे क्या होती है? जूल, जैसे क्या होती है? अर्ग, EARG अर्ग, ये SI यूनिट है, SI ये CGS यूनिट है, CGS यूनिट है। ठीक है, ये शक्ति की भी इकाई हो सकती है किलोवाट की, सॉरी शक्ति की। जैसे शक्ति की इकाई में आप इसको ले सकते हैं वाट पावर की। ठीक है, एक नंबर। दूसरा हॉर्स पावर भी होता है, HP हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में लगभग 746 वाट होता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग शक्ति। तो करेक्ट आंसर 17 का क्या आ गया? ए आ गया। ये जो है करेक्ट आंसर आ गया। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 18। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? पहले मैं ये बता दूं कि सौर विकिरण होता क्या है। देखिए, एक पॉइंट आता है विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है ये बिना माध्यम के चलने वाली तरंग है, बिना माध्यम के चलती है। माध्यम की कोई आवश्यकता इसको नहीं होती है। इसको कहते हैं नॉन मैकेनिकल, या इसको अयांत्रिक तरंग कहते हैं। नॉन मैकेनिकल, अयांत्रिक। कितने इसके भाग होते हैं? गामा रेज, गामा इसी का भाग होता है, एक्स इसी का भाग होता है, एक्स रे। यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट जिसको कहते हैं, वो इसी का भाग होता है। ठीक है, उसके बाद आता है विजिबल रेडिएशन, रेडिएशन जिसको दृश्य प्रकाश कहा जाता है, इसी का भाग होता है। इंफ्रारेड नाम सुना होगा आपने, अवरक्त किरण, इसी का भाग होता है। माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग और रेडियो वेव। कुल मिला के ये जो हिस्से हैं सारे, ये पार्ट, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग के हिस्से हैं। इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर से नीचे जब हम आ रहे होते हैं इनमें, ऊपर से नीचे, तो दो चीज होती है। जो तरंग दैर्घ्य जिनका है, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, ये इनका बढ़ रहा होता है, बढ़ता है ऊपर से नीचे। यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य जिसका, बढ़ते बढ़ते सबसे अधिक इसका। और आवृत्ति जो होती है वो घटती है। आवृत्ति जो होती है वो क्या हो रही होती है? घट रही होती है। घटने का मतलब सबसे अधिक आवृत्ति इसकी, घटते घटते इसकी सबसे कम। 2 पॉइंट होता है। इन सभी पर, ये जो पूरे विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता, इन पर कोई आवेश नहीं, कोई चार्ज नहीं होता है, आवेश नहीं होता। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। इस सातों में से किसी पे कोई आवेश नहीं होता है। इसी सात में एक आता है विजिबल रेडिएशन, और इसी को हम कॉमन भाषा में लाइट या प्रकाश कहते हैं। तो उस प्रकाश का यहां तरंग दैर्घ्य कितना है ये पूछा जा रहा है। तरंग दैर्घ्य कितना है? ये है 400 से 700 नैनोमीटर। एनएम का मतलब है नैनोमीटर, नैनोमीटर। ठीक, यहां पे करेक्ट आंसर हो गया क्या? नैनोमीटर। ठीक है, बी करेक्ट आंसर। 18 का क्या हो गया? बी। याद रखेंगे, इन पर कोई आवेश नहीं होगा, ये बिना माध्यम के चलेंगे, अयांत्रिक तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक प्रकार होता है, कौन? प्रकाश तरंग। तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। 19 की तरफ, परमाणु नाभिक के अवयव। देखिए, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने बताया था इसके बारे में, खोज की। ठीक है, खोज की। यहाँ पे एटम की खोज, परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की खोज की बात करें तो डाल्टन ने की थी, डाल्टन ने की थी। परमाणु पर आवेश शून्य होता है। ठीक है, नाभिक पर आवेश, नाभिक यानी न्यूक्लियस पर जो आवेश है ये क्या होता है? न्यूक्लियर पर आवेश पॉजिटिव होता है। ठीक, तो क्या कहा था रदरफोर्ड ने कि किसी भी परमाणु में जो एक नाभिक होगा, यानी ये आपका नाभिक है, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 प्रकार के कण रहते हैं।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो प्रकार के कण रखते हैं, ठीक है। तो नाभिक के अवयव को हो गए दो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है लगातार उसमें घूमते रहता है, ये परमाणु का हिस्सा है, नाभिक का हिस्सा नहीं है, ठीक। इलेक्ट्रॉन परमाणु का हिस्सा है, नाभिक का हिस्सा नहीं है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक जो है इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की चैडविक ने, चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, ठीक है, खोज की थी इसकी, ठीक। तो 19 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या निकला, सी निकला। 19 का करेक्ट आंसर जो है वो आया सी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीलम जिसको हम रूबी भी कहते हैं हिंदी में, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Al2O3, Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको नीलम या रूबी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं बार बार बताता हूं कि CaO कैल्शियम वाला, CaOH2 और CaCO3, इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है। इन तीनों को आपको याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको लाइम कहते हैं या इसको सिंपल चूना कहते हैं, ये होता है स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, बुझा चूना कहते हैं, बुझा चूना। और ये होता है लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, इसको चूना पत्थर, चूना पत्थर, पत्थर या मार्बल संगमरमर भी कहा जाता है, मार्बल या संगमरमर भी कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब लाइम यानी CaO को H2O के साथ हम मिक्स करते हैं पानी के साथ, तो हमारे पास CaOH2 यानी स्लैग्ड लाइम बन के आता है। स्लैग्ड लाइम जो है ये बन के आता है। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। अब समझिए बात को, कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसमें हीट था, जब पानी में हमने दिया तो हीट बाहर निकल गया और बन गया CaOH2। तो इस किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, ये हो गई उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। उष्माक्षेपी को हम कहेंगे एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बनाने के लिए, ठीक है, CO का उपयोग होता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्जोथर्मिक। इसमें उष्मा बाहर निकलती है, यानी हीट जो है उष्मा बाहर निकलती है, ठीक। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या निकला, ए निकला। 20 का करेक्ट जो आंसर है वो आपके पास आया ए। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। देखिए, पैलियो बॉटनी होना चाहिए, एक्चुअली में बॉटनिकल्स नहीं। पैलियो बॉटनी जो होता है ना, ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप क्या लिखेंगे, इसको ऐसा समझिए कि पौधे का प्राचीन जो इतिहास है ना, प्राचीन इतिहास कैसे पौधे का, इसके आगे जोड़ लीजिए पुराने पौधे का, पुराने पौधे का जो प्राचीन इतिहास है इसकी स्टडी जो होती है वो पैलियो बॉटनी में होती है, ठीक ना। कुल मिला के कह सकते हैं कि पौधे के जीवाश्म की सहायता से, पौधे के जीवाश्म की सहायता से इस प्रकार का जो अध्ययन किया जाता है ये एक्चुअली में पैलियो बॉटनी कहलाता है, ठीक है। पैलियो बॉटनी ये वाला पॉइंट कहलाता है, ठीक ना, ये ठीक। और जो आपका जंतु जीवाश्म है इसका अध्ययन, ये देखिए, पौधे के जीवाश्म का अध्ययन पैलियो, और ये होता है पैलेंटोलॉजी। ये होता है आपका कौन सा, ये जंतु जीवाश्म, ठीक है। एनिमल के फॉसिल की स्टडी पैलेंटोलॉजी, और पौधे के जीवाश्म की जो अध्ययन होगी वो की जाएगी पैलियो बॉटनी, ठीक ना। शैवाल वाले में एल्गियोलॉजी भी लिखते हैं, एल्गियोलॉजी शैवाल का अध्ययन, ठीक है। और फंगी का करेंगे तो माइकोलॉजी शब्द का उपयोग होता है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। इसमें जो है मुख्य रूप से माइकोलॉजी फंगस या फफूंदी जिसको कहते हैं इसका अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट आपके पास आंसर निकल के क्या रहा है पैलियो बॉटनी में, जंतु जीवाश्म हुआ नहीं,
शैवाल का हुआ नहीं, फफूंदी, इनमें से कोई नहीं हो गया, ठीक ना। करेक्ट आंसर 21 का निकला ई। ई, ठीक है, ई यहां पे है, कोई नहीं, ठीक ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 22। सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है। यहां सबसे पहली बात तो इंटरेस्टिंग बात है कि सूक्ष्म जीवाणु, जीवाणु कितने बड़े होते हैं जिसको हम नॉर्मली देख सकते हैं, सारे जीवाणु सूक्ष्म ही होते हैं। तो नहीं भी सूक्ष्म लिखा होता फिर भी जीवाणु के लिए आपको माइक्रोस्कोप ही लगाना पड़ता, ठीक है। तो मुख्य रूप से माइक्रोस्कोप की सहायता से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो भी कहें, उसकी सहायता से ही हम बैक्टीरिया को देख पाएंगे, ऐसे इसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो जीवाणु होते हैं यानी बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया और प्लस में फंगी, ये दो चीजें जो होती है बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है, इसको साइंस में डीकंपोजर के नाम से जाना जाता है। डीकंपोजर कहा जाता है, यानी ये क्या है, विघटन करता है, विघटन करता, ठीक है। जो जानवरों के डेड बॉडी होते हैं, जो नेचुरल जो डिकम्पोजर्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, बायोडिग्रेडेबल जैव अपघटनीय, अपघटनीय पदार्थ, इन चीजों को ये जो है डिकम्पोज करते हैं, कौन, बैक्टीरिया और फंगी, ठीक। और ये डिकम्पोजिशन को एक अलग नाम भी आप दे सकते हैं जिसको फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाएगा। फर्मेंटेशन भी इसको कह सकते हैं, किण्वन के नाम से इसको जानते हैं। किण्वन में क्या होता है, मुख्य रूप से ग्लूकोज जो है इसको एल्कोहल में बदला गया। इसका मीनिंग यह है कि जटिल कार्बनिक यौगिक को सिंपल कार्बनिक कंपाउंड में बदलने की प्रक्रिया एक्चुअली में क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन करता कौन है, तो बैक्टीरिया और फंगी ही करता है। फर्मेंटेशन में जो गैस निकलती है वो 3 प्रकार की निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। और ये किस प्रकार का रिएक्शन, फर्मेंटेशन, ये भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालने के बाद जब दूध दही में बदल जाए, ठीक है, तो यहां पर 3 प्रकार की गैस निकलेगी, साथ में हीट भी निकलेगी। दूध से दही का बनना फर्मेंटेशन का उदाहरण होता है, ठीक। करेक्ट आंसर 22 का क्या निकला, बी। 22 का करेक्ट आंसर बी, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 23। हमारे शरीर में एसिड और बैलेंस के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है। देखिए हमारे शरीर में एसिड और बेस के बीच संतुलन बनाने वाला जो है वो कुछ हद तक सोडियम भी है, कुछ हद तक फास्फोरस भी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में बड़ा विवाद शुरू से रहा है कि सोडियम लगाएं कि फास्फोरस लगाएं, वो आज तक विवाद है, लेकिन मुख्य रूप से सोडियम को लगाया जाता है और कई जगहों पे फास्फोरस का भी पॉइंट निकल के आता है कि फास्फोरस भी बहुत हद तक हमारे शरीर के एसिड और बैलेंस जो है उसको वो करता है, बैलेंस करता है। तो यहाँ पर बेहतर हो कि डी 1 से अधिक लगा दीजिए, सारा विवाद ही खत्म हो जाए। और अगर फास्फोरस या सोडियम कोई एक ऑप्शन दिया हुआ है तब तो कंफ्यूजन की कहीं कोई जगह ही नहीं है, तब तो या फास्फोरस लगाएं सोडियम लगाएं, ठीक है। मुख्य रूप से सोडियम आता है इसमें, लेकिन फास्फोरस भी कई जगहों पे आता है, तो कोई लड़ाई नहीं करनी है, सीधे इसमें आंसर देना है ये। एसिड और बैलेंस को बेस को बैलेंस करने वाला हमारे शरीर में सोडियम फास्फोरस दोनों यहां पे होता है, ठीक है। और जो कैल्शियम फॉस्फेट है, फॉस्फेट, ये हमारे बोन का, हड्डी का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कैल्शियम फॉस्फेट। और बोन में 98% क्या होते हैं हड्डियों में, वो कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है। यहाँ विटामिन जो डी है ये क्या करता है, ये हड्डियों पर कैल्शियम के जमाव में मदद करता है, जमाव में सहायता करता है, कौन, विटामिन डी। इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन डी बड़ा जरूरी है खास करके हड्डियों के लिए, ठीक है। करेक्ट आंसर 23 का क्या निकल के आया, डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर निकला, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 24 पर। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको मेरेस्मस कहते हैं। मेरेस्मस नाम का रोग जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। क्वासियोडकर भी होता है, क्वासियोडकर नाम की बीमारी भी प्रोटीन की कमी से होती है और मेरेस्मस। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकला, 24 का ए, प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस बीमारी होगी। बेरी थायमीन की कमी से होगी, थायमीन यानी विटामिन क्या, B1, विटामिन B1 थायमीन जो है उसकी कमी से क्या होगा, बेरी रोग होता है, ठीक है।
और पेलेग्रा जो है ये विटामिन B3 नियासिन या नियासिन जो है इसको कहते हैं नियासिन, इसकी कमी से विटामिन B3 की कमी से जो है पेलेग्रा रोग होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विटामिन B एंड C जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वाटर सोल्यूबल यानी पानी में ये घुलने वाले होते हैं। और जो आपके पास विटामिन A, E, D, K ये सब आ गए, ये फैट में घुलते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी बसा में ये घुलनशील होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से करेक्ट जो आंसर हमारे पास निकला 24 का A, 24 का करेक्ट जो आंसर है हमारे पास आया A। ठीक, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफा का दौरा किया। कितनी बार क्वेश्चन आ गया है, करेक्ट आंसर क्या है, ओडिशा है। ठीक है, उदयगिरी हिंदू धर्म में जो उल्लेखित मूर्तियां हैं देवी देवताओं की जो चित्र हैं वो एक्चुअली में वहां पे सुरक्षित हैं, जिनको देखने के लिए राष्ट्रपति गई थी। प्रति वर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को, पहला तो यही क्वेश्चन का आंसर आ गया, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय एक महान डॉक्टर थे भारत के, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या निकल के आया, सी। 34 का करेक्ट आंसर सी हुआ। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया है? भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ किया गया कहां? गुजरात। कहां किया गया? गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की। मैक्सिको अमेरिका का पड़ोसी है। ठीक है, और यहाँ पे क्लॉडिया शेनबॉम उस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में, असेंबली का मतलब यहां हो रहा है जनरल असेंबली, जनरल यानी आम सभा जिसको कहते हैं, आम सभा। ठीक है, जिसमें सारे सदस्य भाग लेते हैं, मेंबर होते हैं, में किसे अस्थाई सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो फिलिस्तीन। अभी जो फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई चल रही है तो बहुत सारे देश जो हैं वो फिलिस्तीन को अस्थाई सदस्यता देने के पक्ष में है और इसमें प्रस्ताव पास हुआ है। ठीक, किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया? ये किया आवास शहरी कार्य मंत्रालय। एक बार नहीं, ये पिछले 5-7 सालों से ये व्यवस्था चली आ रही है कि जो है 1 हफ्ते के लिए स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। ठीक है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो 38 का करेक्ट आंसर निकल के आया सी। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियंस इसमें शामिल थे और उन्होंने डबल में इसको जीत लिया, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन गया। करेक्ट आंसर क्या है? सी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी के द्वारा ये जो थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन है ये खिताब जीता गया है। तो 39 का करेक्ट जो हमारे पास आंसर है वो सी है। सी जो है करेक्ट आंसर है। हाँ, और सबसे अंत में 40, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट शिलान्यास किया गया? भोजपुर में। भोजपुर में जो है सबसे पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया। करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा? 40 का बी। 40 का करेक्ट आंसर बी। 40 का करेक्ट आंसर बी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? मतलब कह रहा है कि कोई एक क्षेत्र चुने, इसमें हम एक्स नाम के किसी जीव की बात कर लें कि एक्स जीव रहता है, केवल इतना ही नहीं, उस जीव की जो पूरी कम्युनिटी है वो क्या क्या यहाँ पे फंक्शन करती है, कैसे रहती है, इन सब के बारे में वर्णन करने वाला जो है इसको पारिस्थितिकी कर्मता के नाम से जानते हैं। पारिस्थितिकी कर्मता या क्रियात्मकता, क्रियात्मकता। ठीक है, यानी पारिस्थितिकी के साथ साथ उसके क्रियाकलाप क्या क्या है इसका पूरा वर्णन जो करे वो पारिस्थितिकी कर्मता कहलाता है। ठीक है, और इक्कोटोन क्या होता है? दो सामुदायिक क्षेत्र के मध्य का संक्रमण जोन, संक्रमण जोन, ये एक्चुअली में क्या होता है? इक्कोटोन के नाम से जाना जाता है। क्या? दो सामुदायिक क्षेत्र के मध्य का संक्रमण जोन, यानी दो चीजें जहां पे मिल रहे से
रेगिस्तान और घास का मैदान, अगर ये दोनों कहीं मिल रहा हो तो इस कंडीशन में ये इक्कोटोन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसको इक्कोटोन के नाम से हम जानेंगे। तो 48 का करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? बी है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लाभदायक क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करके रखता है। कैसे? सूर्य के प्रकाश या उष्मा को अपने पास रखकर। ठीक, ये दूसरी तरफ हानिकारक क्यों है? कि इससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा मात्रा इसकी हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, वैश्विक तापन होगा। तो दोनों तरह से ही फायदा भी है तो नुकसान भी है। 49 का करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर 49 का क्या है? सी है। ठीक, और अंत में आइए क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है ये एक्चुअली में झांसी में है। ठीक है, कहां पे है ये? यूपी के, उत्तर प्रदेश के झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। ठीक, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री दोनों, ठीक, इससे संबंधित। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 50 का क्या आ गया? बी आ गया। करेक्ट आंसर 50 का बी आ गया। ठीक, तो आज के जो क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने एंजॉय किया। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है, ओके।